नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोग को अपने YouTube चैनल पीसीए सॉल्यूशन 360 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग 71 बीपीएससी पीटी 2025 का हम लोग एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट संख्या 7 देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो पहला बताना है कि क्या वॉशिंग मशीन तथा दूध से मक्खन निकालने का मशीन अभिकेंद्रीय बल पर क्रियाशील है। तो नहीं, ये अभिकेंद्रीय बल पर क्रियाशील नहीं है। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा सही है। तो ये वाला सॉरी, कार या बस वक्रीय पथ पर मुड़ते समय आवश्यक अभिकेंद्रीय बल टायर एवं सड़क की सतह से उत्पन्न घर्षण बल से प्राप्त होता है। तो ये दोनों ही क्या है, सही है। तो कार या बस वक्रीय पथ पर मुड़ते समय आवश्यक अभिकेंद्रीय बल टायर एवं सड़क की सतह से उत्पन्न घर्षण बल प्राप्त होता है। तो पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बस के अचानक आगे चलने पर उसमें खड़ा यात्री गिरने लगता है। तो किस साइड गिरता है दोस्तों, तो वो पीछे की ओर गिरता है। किस साइड गिरता है, तो पीछे की ओर गिरता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या हो जाएगा, तो वो शून्य हो जाएगा। यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुना अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन कितना हो जाएगा, तो शून्य हो जाएगा। अब निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और विचार करके सही कथन के बारे में बताना है। तो चलिए हम लोग सही कथन की तरफ बढ़ते हैं कि कौन से सही कथन होगा। पहला कह रहा है गति के प्रथम न्यूटन के द्वारा गति को सर्वप्रथम न्यूटन के द्वारा परिभाषित किया गया है। तो ये कथन गलत है, क्योंकि गति को सबसे पहले गैलीलियो ने दूरबीन की सहायता से दूरस्थ खगोलीय पिंडों को देखकर उनकी गति का अध्ययन किया था। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि सापेक्षिकता का सिद्धांत आइंस्टीन द्वारा दिया गया है। तो ये बात सही है कि सापेक्षिकता का सिद्धांत आइंस्टीन द्वारा दिया गया है। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 5 नंबर में कि निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करिए और कौन सा कथन सही है ये बताइए कि कौन सा कथन सही है। कह रहा है कि यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान घट जाएगा। बिल्कुल नहीं, बल्कि कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि बर्फ का टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब जल का स्तर बढ़ जाएगा। बिल्कुल नहीं, जल का स्तर अपरिवर्तित रह जाएगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। अब इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है ये आप लोग को बताना है। तो देखिए, वोल्ट मीटर से हम लोग विभवांतर नापते हैं, तो ये सही है। गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा और धारा की दिशा मापते हैं, तो ये भी सही है। ओम मीटर विद्युत प्रतिरोध, ये वाला गलत है। विद्युत प्रतिरोध का उपकरण है ओम मीटर। और पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल का, वोल्ट मीटर विभवांतर का, गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा और धारा की दिशा का, ओम मीटर विद्युत प्रतिरोध का और विद्युत वाहक बल पोटेंशियोमीटर का। अब देखना व्यक्तिकरण से संबंध में बताना है और सही कथन बता रहा है। तो एक टॉपिक है आप लोग का व्यक्तिकरण। तो देख लीजिए कौन सा व्यक्तिकरण में सही पॉइंट होगा। तो पहला, पानी के बुलबुले का सूर्य के प्रकाश में कभी कभी चमकना। तो ये भी सही है कि जो पानी का बुलबुला होता है उसका सूर्य के प्रकाश में कभी कभी चमकना, ये व्यक्तिकरण का प्रभाव है। दूसरा, जल पर फैले मिट्टी के तेल का सूर्य के प्रकाश में कभी कभी चमकना भी व्यक्तिकरण का ही उदाहरण है। जल पर फैले मिट्टी के तेल को सूर्य के प्रकाश में कभी कभी चमकना भी व्यक्तिकरण का ही उदाहरण है। और साबुन के बुलबुले का सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देना भी इसी का उदाहरण है। साबुन के बुलबुले का सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देना भी व्यक्तिकरण का ही उदाहरण है। गीली सड़क पर वाहनों से टपकती तेल, डीजल या पेट्रोल की बूंदों का रंगीन दिखाई पड़ना भी किस चीज का उदाहरण है, तो व्यक्तिकरण का ही। गीली सड़क पर वाहनों से टपकती तेल, डीजल या पेट्रोल की बूंदों को रंगीन दिखाई पड़ना भी व्यक्तिकरण का ही उदाहरण है।
इसके सभी प्रश्न जवाब मतलब ऑप्शन हो जाएंगे सही। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही नहीं है, तो कौन सा युग में सही नहीं है जरा बताइए। देखिए लाल और नीला जो होता है मैंजेटा होता है, लाल और नीला ये मैंजेटा होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है, मैंजेटा को लाल और नीला बोलते हैं। टूल सॉरी टील, टील किसको बोलते हैं, जब नीला हरा सफेद मिल जाए तो टील कहलाता है। मौवे, मौवे क्या होता है, तो जब नीला लाल सफेद मिल जाए तो मौवे कहलाता है। और हरा नीला मिले तो पीला नहीं बल्कि सियान होता है, क्या होता है, सियान होता है। फिर से देख लीजिए, नीला नीला और लाल मिलाइएगा माने ब्लू प्लस रेड करिएगा तो मैंजेटा मिलेगा, और नीला प्लस हरा माने ब्लू प्लस ग्रीन करिएगा और प्लस व्हाइट मिलाइएगा तो टील हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टील हो जाएगा। और मौवे, मौवे कब होगा, जब नीला लाल माने ब्लू रेड और व्हाइट मिलाइएगा तब मौवे बनेगा, और हरा नीला मिलाइएगा तो सियान बनेगा। यदि बांसुरी और सितार पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में किसके अंतर के कारण किया जा सकता है, तो ध्वनि गुणता के कारण, किसके कारण, ध्वनि गुणता के कारण। यदि बांसुरी और सितार पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में किसके अंतर के कारण किया जा सकता है, तो ध्वनि गुणता। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, इसका क्या कारण है, तो इसका कारण है दोस्तों कि जल के अणुओं द्वारा नीले रंग का परिकर्णन होना। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है क्योंकि जल के अणुओं द्वारा नीले रंग का परिकीर्णन होना। बेकेलाइट किस प्रकार प्राप्त होता है, तो बेकेलाइट प्राप्त होता है फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया से। बेकेलाइट किस प्रकार प्राप्त होता है, तो फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया से। कैल्शियम कार्बाइड यानी CaCO2 पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तब वो उत्पन्न होती है एसीटिलीन। कैल्शियम कार्बाइड CaC2 पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो एसीटिलीन होती है। 13 नंबर का कह रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, ये बताइए। तो देखिए कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है कि विलयन के प्रति इकाई आयतन अर्थात प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा को रसायन विलयन की सांद्रता के रूप में जाना जाता है। ये बिल्कुल सही बात है कि विलयन के प्रति इकाई आयतन अर्थात प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा को रसायन में विलयन की सांद्रता के रूप में जाना जाता है। और दूसरा पॉइंट कह रहा है कि किसी निश्चित ताप और दाब पर 100 ग्राम विलायक में घुलने वाली विलेय की अधिकतम मात्रा को उस विलेय पदार्थ को उस विलायक में विलेयता कहते हैं। तो ये भी बात क्या है, सही है कि किसी निश्चित ताप और दाब पर 100 ग्राम विलायक में घुलने वाली विलेय की अधिकतम मात्रा को उस विलेय पदार्थ को उस विलायक में विलेयता कहते हैं। तो दोनों ही पॉइंट सही था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस नियम के अनुसार समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, तब वो होती है एवोगाद्रो का नियम। किसका, एवोगाद्रो का नियम। एक थोड़ा सा एक फॉर्मूला याद रखिए, विलेयता बराबर क्या होता है। विलेयता बराबर होता है विलेय की मात्रा अपॉन विलायक की संख्या, विलेय की मात्रा अपॉन विलायक की संख्या, विलायक की मात्रा और गुना 100 से मल्टीप्लाई करिएगा तो विलेयता निकल जाएगा, ठीक है, विलेयता। और इसमें आपको अवोगाड्रो का नियम याद रखिए कि सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है एवोगाड्रो का नियम से। किस तत्व का द्रव्यमान संख्या होता है, तो किसी तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होता है, तो वो होता है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन संख्या का योग। किसी तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होता है, तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन संख्या का योग। अब बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, इसका जवाब दीजिए। तो कह रहा है कुछ जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं जो कि अम्ल तथा क्षार के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं, ये सही बात है कि कुछ धात्विक ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं। Al2O3 और ZNO उभयधर्मी ऑक्साइड हैं, तो ये बात भी सही है कि Al2O3 और ZNO उभयधर्मी ऑक्साइड हैं। 17 का क्वेश्चन देख लीजिए, तो दोनों ही पॉइंट इसमें सही था। और धातु कर्म
परिक्रिया के अंतर्गत वायु की नियंत्रित मात्रा में सांद्रित अयस्क को गर्म करने की क्रिया कहलाती है, तो वो कहलाती है भर्जन। क्या कहलाती है? भर्जन। ठीक है, भर्जन का मतलब होता है कि वाष्प को नियंत्रित मात्रा में सांद्रित अयस्क को गर्म करने पर क्या कहलाती है? भर्जन। और इसका इंग्लिश होता है रोस्टिंग। क्या होता है? रोस्टिंग। और कैल्सिनेशन क्या होता है? कैल्सिनेशन को कहते हैं निस्तापन। क्या कहते हैं? कैल्सिनेशन को निस्तापन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि सांद्रित अयस्क को उच्च ताप पर गर्म करने की क्रिया निस्तापन कहलाती है। इसमें इससे क्या होता है कि उसमें उपस्थित नमी वाष्पशील अशुद्धियां दूर हो जाती है। कैल्सिनेशन क्या होता है कि सांद्रित अयस्क को उच्च ताप पर गर्म करने की क्रिया निस्तापन कहलाती है। ठीक है, अब एक और है परगलन। परगलन को कहते हैं स्मेल्टिंग। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग क्या होता है? तो स्मेल्टिंग जो होता है कि एक प्रकार का निष्कर्षण धातु कर्म ही है। अयस्क में उचित दालक मिलाकर मिश्रण को उच्च ताप पर गलाने की क्रिया को परगलन कहते हैं। ठीक है, माने इस क्रिया में अयस्क का गलित धातु में अपचयन हो जाता है अथवा धातु युक्त पदार्थ पिघल जाता है, जैसे लोहा, चांदी, तांबा, ये सब। अब देखते हैं अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे प्रबल अपचायक तत्व है, जिसका घनत्व सबसे कम है तथा जो प्रकृति में सबसे हल्का भी है? तो बस इसका नाम तो एक ही है, लिथियम। ठीक है, किसका? लिथियम। लिथियम को ही सफेद स्वर्ण कहते हैं। सफेद स्वर्ण प्लेटिनियम कहते हैं। सॉरी, सफेद स्वर्ण किसको कहते हैं? तो प्लेटिनियम को सफेद स्वर्ण कहा जाता है, मतलब व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। और चांदी क्या होता है? सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व होता है चांदी। और पोलोनियम, पोलोनियम क्या है? तो सर्वाधिक समस्थानिक इसी के होते हैं, 27 गो। निम्न में से कौन सा टांका के घटक हैं? निम्न में से कौन से टांका के घटक हैं? तो वो कौन है? Sn और Pb तांबा के घटक हैं। और कॉपर और जिंक पीतल के हैं। कॉपर और जिंक किसके हैं? वो पीतल के हैं। कॉपर, जिंक और टीन मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा? गन मेटल। क्या हो जाएगा? गन मेटल। कॉपर, जिंक और टीन मिला दिया जाए तो गन मेटल हो जाएगा। और कॉपर और टीन मिला दिया जाए तो कांसा हो जाएगा। कॉपर और टीन मिला दिया जाए तो कांसा, और कॉपर और जिंक मिला दिया जाए पीतल, और लेड और टीन मिला दिया जाए तो टांका, जिसको सोल्डर भी कहते हैं। प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस का निम्न में कौन सा अवयव प्रमुख है? तो वो है नाइट्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड, यही है प्रोड्यूसर गैस। ठीक है, अच्छा, कोल गैस में क्या होता है? तो कोल गैस में क्या होता है कि कोल गैस को कोयले के भंजक आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता है। कोयले के भंजक आसवन के द्वारा कोल गैस प्राप्त किया जाता है। और यह है हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन। क्या क्या? हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसके साथ साथ मीथेन भी हो तो कोल गैस होता है। क्या होता है? मीथेन भी हो तो कोल गैस होता है। ठीक है, और हाइड्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड सिर्फ हो। हाइड्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड हो। क्या क्या हो? हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड हो तो ये कहलाता है वाटर गैस। क्या कहलाता है? वाटर गैस, जिसको भाप अंगार कहते हैं। ठीक है, तो इतनी बात तो आप लोग तो जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। हम देखेंगे 21 नंबर कि मलेरिया फैलाने के अलावा एनोफिलीज मच्छर इसके भी वाहक होते हैं। तो किसके? मस्तिष्क ज्वर और फाइलेरिया के भी। मस्तिष्क ज्वर और फाइलेरिया के भी। देखिए, क्यूलेक्स मच्छर जो होता है फाइलेरिया और जापानी इंसेफेलाइटिस फैलाता है। जापानी इंसेफेलाइटिस जो कि दिमागी बुखार है वो भी फैलाता है। और एडीज मच्छर जो है, कौन सा मच्छर? एडीज मच्छर, तो वो डेंगू, चिकुनगुनिया और जीका वायरस फैलाता है। डेंगू, चिकुनगुनिया, जीका वायरस फैलाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित पादप रोग है? बोल रहा है जीवाणु जनित पादप रोग, धान का अंगमारी रोग। धान का अंगमारी रोग किसका है? तो जीवाणु जनित रोग है। फिर एक बताना है
कि आलू का साइथिल रोग किसके कारण होता है, तो कवक जनित रोग होता है। सॉरी 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 थोड़ा सा जीवाणु जनित रोग और जान लीजिए कि क्या क्या होता है। एक तो हो गया धान का अंगमारी रोग, फिर होता है गेहूं का टुंडू रोग, गेहूं का टुंडू रोग, गेहूं का टुंडू रोग, टुंडू, ये भी टुंडू रोग। तो गेहूं का टुंडू रोग, धान का अंगमारी रोग जीवाणु से होता है। फिर आलू का साइथिल रोग, आलू का सैथिल रोग, सैथिल रोग किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण। और धान का अंगमारी रोग, तो 3 गो याद रखना है जीवाणु का, जीवाणु जनित रोग प्लांट में। धान का अंगमारी रोग, गेहूं का टुंडू रोग, आलू का साइथिल रोग। और अगर कवक जनित पूछे तो बताइए आलू का बार्ट रोग, कौन सा, आलू में भी होता है, आलू का बार्ट रोग, बार्ट रोग, ठीक है। फिर पूछे कि आलू का उत्तर भावी, कौन सा अंगमारी रोग, आलू का उत्तर भावी, आलू का बाट रोग और आलू का ही उत्तर भावी अंगमारी, उत्तर भावी अंगमारी रोग, अंगमारी रोग। तो ये दो को याद रखिएगा, किससे, कवक से, कवक जनित है ये सब, कवक जनित मैं बता रहा हूँ। कवक से फैलने वाला आलू का वाट रोग, आलू का उत्तर भावी अंगमारी, और दो और याद करिए, बाजरा का स्मट रोग और मूंगफली का टिक्का रोग। तो बाजरा का स्मट रोग, मूंगफली का टिक्का रोग, आलू का बाट रोग, आलू का उत्तर भावी अंगमारी, ये सब कवक से फैलते हैं। और जीवाणु से धान का अंगमारी रोग, गेहूं का टुंडू रोग, आलू का साइथिल रोग। मानव हृदय में धड़कन का उद्गम होता है तो साइनोएट्रियल नोड से, मानव हृदय में धड़कन का उद्गम होता है साइनोएट्रियल नोड से। एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है, तो बी लिम्फोसाइट से। एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है, बी लिम्फोसाइट से। निम्नलिखित में से कौन कार्टिलेज से संबंधित नहीं है, तो बताना है कि कौन सा कार्टिलेज से संबंधित नहीं है। सॉरी 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 24 का साइड मैंने गलत बता दिया, कि एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है, तो वो है बी लिम्फोसाइट से। किससे, बी लिम्फोसाइट से। अब 25 में आइए, कह रहा है कि कार्टिलेज से कौन सा संबंधित नहीं है, ये बताने कह रहा है। तो यह हमारे शरीर के जोड़ों को कठोर बनाता है, तो ये गलत कहता है। ये जोड़ों को कठोर नहीं बनाता है बल्कि लचीला बनाता है। क्या बनाता है, लचीला बनाता है, इसलिए आंसर ये होगा। बाकी सब पॉइंट सही है। कि कंकाल का वो हिस्सा जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं कार्टिलेज कहलाते हैं। कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं कार्टिलेज कहलाते हैं। यह कॉन्ड्रोसाइट्स कोशिकाओं से बने होते हैं, यह कॉन्ड्रोसाइट्स कोशिकाओं से बने होते हैं। कान की हड्डी, नाक की हड्डी, अस्थियों के जोड़ आदि कार्टिलेज के बने होते हैं। कान की हड्डी, नाक की हड्डी, अस्थियों के जोड़ आदि कार्टिलेज के बने होते हैं। 26 नंबर का प्रश्न देख लीजिए कि क्लोरोफिल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपरोक्त में से सही कथन के बारे में बताइए। तो देखिए सही कथन क्या है। पहला, क्लोरोफिल के संबंधित दृश्यमान प्रकाश स्पेक्ट्रम के नीले और लाल क्षेत्र के तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है कि क्लोरोफिल दृश्यमान प्रकाश स्पेक्ट्रम के नीले और लाल क्षेत्र के तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है। दूसरा पॉइंट कि क्लोरोफिल दृश्यमान स्पेक्ट्रम के हरे रंग को परावर्तित करता है, जिससे क्लोरोफिल एवं पत्ते का रंग हरा दिखाई पड़ता है। ये रहा नहीं, हरा होगा। तो क्या हो गया कि पहला पॉइंट क्लोरोफिल से संबंधित कि दृश्यमान प्रकाश स्पेक्ट्रम के नीले और लाल क्षेत्र के तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है। दूसरा, क्लोरोफिल दृश्यमान स्पेक्ट्रम के हरे रंग को परावर्तित करता है, जिससे क्लोरोफिल एवं पत्ते का रंग हरा दिखाई देता है। और लास्ट पॉइंट कह रहा है कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम उपस्थित रहता है, जो कि पॉइंट बिल्कुल ही क्या है, सही है। 27 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन को फेफड़ों में ग्रहण करना और शरीर के विभिन्न भागों में आई हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वायुमंडल में मुक्त करने की क्रिया को क्या कहा जाता है। अब वो कहा जाता है श्वासोच्छ्वास, माने ब्रीदिंग कहा जाता है। इसे इंग्लिश में याद रखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। और कभी कभी अंग्रेजी में भी ऑप्शन देख लिए जाते हैं, तो ये ब्रीदिंग कहलाएगा। पुस्तक ओरिजिन ऑफ लाइफ किसका लिखा हुआ है, तो ओपेरिन का है। ये आई ओपेरिन का लिखा हुआ क्या है,
द ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। देखिए यहाँ ओरिजिन ऑफ लाइफ है, जो लिखा है ओपेरिन ने, लेकिन कंफ्यूजन आप कर गए होंगे कि एक होता है द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस, लाइफ के जगह पे होता है स्पेसिस। स्पेसिस कौन लिखा है? तो वो लिखे हैं भाई साहब चार्ल्स डार्विन ने। तो चार्ल्स डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस लिखा है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत करिएगा। एक किताब होता है द ओरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ बोले तो ओपेरिन, लाइफ बोले तो ओपेरिन, लाइफ बोले तो ओपेरिन, स्पेसिस बोले तो डार्विन। अब एच डी मतलब स्पेसिस बोले तो डार्विन, और लाइफ एल ओ याद रखिए, लो एच डी, लो एच डी ऐसे याद रखिए। एस का मतलब स्पेसिस रहेगा, द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस तो डार्विन, और अगर द ओरिजिन ऑफ लाइफ रहा तो ओ माने लो क्या, ओपेरिन, ठीक है। हाल ही में विकसित क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तब उसका उद्देश्य है कि एनक्रिप्टेड संचार के लिए उच्च सुरक्षा प्रदान करना। हाल ही में विकसित क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एनक्रिप्टेड संचार के लिए उच्च सुरक्षा प्रदान करना। क्रिस्पर Cas9 तकनीक का प्रयोग मुख्यतः किस क्षेत्र में किया जाता है? तो वो किस क्षेत्र में किया जाता है बताइए? तो वो किया जाता है जीन संपादन माने जीन एडिटिंग में क्रिस्पर Cas9 का उपयोग किया जाता है। यहाँ से दोस्तों अब मैथ रीजनिंग के प्रश्न हैं, तो अब आपको मैं 41 नंबर से प्रश्न से बताऊंगा। हाँ, अब इसके बाद देखिए 41 नंबर प्रश्न। और 41 नंबर में कह रहा है कि DRDO द्वारा हाल ही में गौरव नामक लंबी दूरी ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया गया, इसमें संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डीआरडीओ द्वारा हाल ही में गौरव नामक लंबी दूरी, किसका? डीआरडीओ द्वारा हाल ही में गौरव नामक लंबी दूरी के ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया गया, और इसके संबंध में सही कथन क्या हो जाएगा? तो देखते हैं, इसका परीक्षण तेजस विमान से किया गया, तो नहीं, इसका परीक्षण जो है तेजस विमान से नहीं किया गया, बल्कि एक लड़ाकू विमान ही है, और उस लड़ाकू विमान का नाम याद रखिएगा, मैं लिख देता हूं, सुखोई, क्या है? सुखोई 30 MKI, ठीक है, MKI, MKI। तो सुखोई 30 MKI से इसका परीक्षण किया गया है गौरव नामक ग्लाइड बम का, और इसे हैदराबाद स्थित अनुसंधान केंद्र इमारत RCI द्वारा विकसित किया गया। इसे हैदराबाद स्थित अनुसंधान केंद्र इमारत RCI द्वारा विकसित किया गया। अगला प्रश्न, पैंटसीर वायु रक्षा प्रणाली के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो वो किया है रूस के साथ, रूस के साथ। पैंटसीर वायु रक्षा प्रणाली के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो रूस। 43 का देखिए, भारत का पहला निजी हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट तारामंडल किसने लॉन्च किया है? तो वो किया है पिक्सल। भारत का पहला निजी हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट तारामंडल किसने लॉन्च किया है? तो वो किया है पिक्सल, ठीक है, पिक्सल। 44 का, हाल ही में खबरों में रहा सेंट मार्टिन द्वीप किस जलराशि में स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में। खबरों में रहा सेंट मार्टिन द्वीप कहाँ है? तो वो है बंगाल की खाड़ी में, और इसी के वजह से सेंट मार्टिन आइलैंड के वजह से ही बंगाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का इस्तीफा आया था, तो उन्होंने शेख हसीना ने आरोप लगाया था अमेरिका पर। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के अंतर्गत कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 32। कितने लोगों को? तो 32 लोगों को। और अर्जुन अवार्ड में पता है होगा कि 15 लाख रुपए दिया जाता है पुरस्कार राशि के रूप में। 46 का देखिए, इसरो ने अपने 100वें मिशन को 100वें मिशन को डैश से प्रक्षेपित किया, और इससे डैश उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा गया। तो GSLV F-15 से प्रक्षेपित किया इसरो ने अपना 100वां मिशन। कितना नंबर का मिशन? 100वां मिशन। GSLV F-15 से भेजा, और NVS-02 उपग्रह इसमें अंतरिक्ष में भेजा। अंतरिक्ष उपग्रह का नाम क्या है? NVS-02। और किस प्रक्षेपण यान से भेजा? तो GSLV F-15 से भेजा। ऑपरेशन ओलिविया का उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो ऑपरेशन ओलिविया का उद्देश्य था कि ओलिवी रिडले कछुओं का रेस्क्यू हेतु
ऑपरेशन ओलिविये का उद्देश्य क्या था? तो ओलिव रिडियल कछुओं का रेस्क्यू हेतु। 48 नंबर का प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि सितंबर 2025 में निम्नलिखित दिल्ली में आयोजित होने वाले विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप शुभंकर का नाम क्या है? तो वो नाम है विराज। क्या नाम है? विराज नाम है। ठीक है, फिर से देखिए, सितंबर 2025 में दिल्ली में आयोजित होने वाले विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप शुभंकर का नाम क्या है? तो विराज नाम है। ऑपरेशन मेड मैक्स किसके द्वारा चलाया गया है? तो वो चलाया गया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा। ऑपरेशन मेड मैक्स किसके द्वारा चलाया गया? तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा चलाया गया। 50 नंबर, बीम स्टेक कैंसर क्षमता निर्माण कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन के बारे में बताइए। किसके बारे में? बीम स्टेक कैंसर क्षमता निर्माण कार्यक्रम के बारे में। तो देखिए, बीम स्टेक कैंसर क्षमता निर्माण की विदेश मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा बीम स्टेक देशों के लिए बीम स्टेक कैंसर क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो विदेश मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा बीम स्टेक देशों के लिए बीम स्टेक कैंसर क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया। और इसके पहले चरण में शुभारंभ को एम्स दिल्ली में किया गया तो नहीं, ये किया गया है। पहले चरण का शुभारंभ डी सचिव डॉक्टर ए के मोहंती ने किया। कौन किया था? डॉक्टर ए के मोहंती ने किया, जिसके अंतर्गत बीम स्टेक देशों के 21 प्रतिभागियों को रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन और रेडियोलॉजी में 4 सप्ताह के कार्यक्रम में प्रशिक्षित किया जाएगा। और कहाँ किया गया था? तो 7 जुलाई 2025 को मुंबई के टाटा मेमोरियल सेंटर में किया गया। इसका जो मतलब है बीम स्टेक क्षमता निर्माण कार्यक्रम, वो कहाँ किया गया था? तो मुंबई के टाटा मेमोरियल सेंटर में किया गया। एक कॉमन का आंसर देखते हैं हम लोग, क्या कह रहा है कि लोक संवर्धन पर्व किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। लोक संवर्धन पर्व किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जा रहा है? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। 52 नंबर का देखिए, असत्य कथन पूछ रहा है 52 नंबर में कि कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए, पहला किसके बारे में? तो सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के संबंध में। सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के संबंध में इसका एक उद्देश्य देश के मानव पूंजी विकास में योगदान देना है। तो ये बात सही है कि सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 का उद्देश्य देश के मानव पूंजी विकास में योगदान देना है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस योजना के कार्यान्वयन हेतु परिचालन दिशा निर्देश जारी किए हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस योजना के कार्यान्वयन हेतु परिचालन दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो दोनों ही पॉइंट सही था, तो गलत कोई नहीं है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2047 तक विकसित भारत के विजन को साकार करने के लिए भारत को लगभग 1 या 2 दशक तक स्थिर मूल्यों पर औसतन कितने प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल करनी होगी? तो वो करनी होगी 8%। कितना? 8%। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2047 तक विकसित भारत के विजन को साकार करने के लिए भारत को लगभग 1 या 2 दशक तक स्थिर मूल्यों पर औसतन कितने प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल करनी होगी? 8%। हाल ही में FBI यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ये तो बहुत ही आसान है, ये बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन था, तो आप लोग बता सकते हैं आराम से। काश पटेल को ये नामित किया गया था। अब हम लोग देखेंगे 55 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। 55 में देखिए क्या कह रहा है, गलत मिलान को चिन्हित करने का है, कौन गलत है। देखिए, ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर जिनको सर गॉडफ्रीड सोबर्स ट्रॉफी भी कहते हैं, जसप्रीत बुमराह को मिला है। सही कथन है कि ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर किनको मिला है? जसप्रीत बुमराह को। और ICC महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर मिला है नेली गलत बोला गया है, सॉरी ये महिला वाला हो गया ना। महिला क्रिकेटर मिला है स्मृति मंधाना को,
T20 का। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। सॉरी, स्मृति मंधाना को मिला है। सॉरी, मैं एक मिनट, मैं कुछ बताता हूँ, ठहर जाइए। हाँ, देखिए, सबसे पहले याद रखिए कि आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर किनको मिला है? जसप्रीत बुमराह को। एक याद रखिए कि आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर, ध्यान सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। आईसीसी एक मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर होता है, उसी प्रकार से महिला के क्षेत्र में किनको मिला है? तो मेली केयर, नाम याद रखिएगा, मेली केयर, मेली केयर, ठीक है, शायद नाम आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेली केयर, इनको मिला महिला से संबंधित। तो अगर पुरुष में पूछे कि हाँ आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर बताओ, तो जसप्रीत बुमराह। और अगर महिला में पूछे तो मेली केयर, कहाँ की है मेली केयर? तो है वो न्यूजीलैंड की। अगर पूछे कि आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन होगा, तो ये तो सही है कि अजमतुल्ला उमर जाई को, ये अफगानिस्तान के क्रिकेटर हैं। ये सही है कि आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 अजमतुल्ला उमर जाई को मिला है। लेकिन यही पूछे कि महिला में बताओ, तो महिला में स्मृति मंधाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्मृति मंधाना। मतलब आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर पूछे तो अजमतुल्ला उमर जाई वनडे के लिए, और वनडे के लिए महिला के बारे में पूछा जाए तो क्या बताइएगा? स्मृति मंधाना। फिर पूछे कि आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो जसप्रीत बुमराह होंगे। और अगर महिला में पूछ दिया जाए तो क्या होंगे? तो क्या होगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा और गड़बड़ हो गया। मेंस महिला के बारे में नहीं है यहाँ पे, तो मतलब महिला टेस्ट के लिए नहीं दिया गया है, तो अब याद रख लीजिए महिला के लिए नहीं। फिर एक है कि आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अर्शदीप सिंह को मिला है, तो ये पॉइंट भी तो खैर सही है। एक होता है कि आईसीसी का जो T20 के लिए पुरुष वाला मिलता है वो मिला है अर्शदीप सिंह को। किनको मिला है? अर्शदीप सिंह को। तो ये वही क्वेश्चन कर रहा है कि आईसीसी महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये जो पुरुष में मिला अर्शदीप सिंह को, तो महिला में बताओ किनको मिला है? स्मृति मंधाना को नहीं, बल्कि मेली केयर को मिला है, मेली केयर को। तो अगर कोई पूछे कि आईसीसी महिला में T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, मेली केयर, पुरुष में अर्शदीप सिंह। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, जसप्रीत बुमराह। आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो जसप्रीत बुमराह। और आईसीसी मेंस सॉरी आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो मेली केयर। और अगर कोई पूछे कि आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, अजमतुल्ला उमर जाई, और स्मृति मंधाना फीमेल में मिली है। और एक प्रश्न और याद रखिए अंपायर के बारे में कि बढ़िया अंपायरिंग के लिए किनको मिला है, तो वो मिला है रिचर्ड इलिंगवर्थ। क्या मिला है? रिचर्ड इलिंगवर्थ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? बिहार। ग्रामीण क्रिकेट शुरू करने वाला भारत का पहला ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है बिहार। भू भारत पोर्टल, भू भारती पोर्टल का संबंध किससे है? तो तेलंगाना सरकार से। भू भारती पोर्टल तेलंगाना सरकार से संबंधित है। 25वां संघाई संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन 25वां कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो चीन में किया जाएगा, ठीक है। और इसमें कुल देश एससीओ में 10 हैं। 9वां देश ईरान बना है और 10वां बेलारूस। 9वां ईरान, 10वां बेलारूस। तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो वो है रूस। कौन बन गया है? रूस बन गया है। इलन मस्क ने हाल ही में किस नाम से अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई है? वो अमेरिकन पार्टी के नाम से बनाई है। किस नाम से? अमेरिकन पार्टी के नाम से इलन मस्क ने एक पार्टी बनाई है। हमको अब बताना है सत्य कथन, बताइए कि सत्य कथन क्या है। तो अमिताभ घोष को 2024 के प्रतिष्ठित इरासमस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो बिल्कुल सही। अमिताभ घोष को 2024 के प्रतिष्ठित इरासमस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और वाइल्ड फिक्शन अमिताभ घोष द्वारा लिखित पुस्तक है। वाइल्ड फिक्शन किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक है? तो अमिताभ घोष के द्वारा ही वाइल्ड फिक्शन लिखा गया है। 62 नंबर का देखिए क्वेश्चन, करा हरित इस्पात वर्गीकरण प्रणाली, हरित इस्पात वर्गीकरण प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। करा है कि पहला कथन कि चीन हरित इस्पात वर्गीकरण के बारे में, कि चीन के बाद भारत हरित इस्पात वर्गीकरण प्रणाली जारी करने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है, तो ये गलत बात है। विश्व का दूसरा नहीं बल्कि पहला देश बन गया है। कौन सा देश बन गया है?
तो पहला देश बन गया है। ठीक है, कह रहा है कि चीन के बाद भारत हरित इस्पात वर्गीकरण प्रणाली जारी करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि हरित इस्पात की परिभाषा के अनुसार प्रति टन तैयार इस्पात में CO2 उत्सर्जन 2.2 टन से कम है। हरित इस्पात की परिभाषा के अनुसार प्रति टन तैयार इस्पात TFS में CO2 उत्सर्जन 2.2 टन से कम है। तीसरा पॉइंट कर रहा है कि कार्बन उत्सर्जन के आधार पर इसमें रेटिंग प्रणाली तय की गई है जिसकी समीक्षा प्रत्येक 3 वर्ष में की जाएगी। तो ये पॉइंट भी सही है कि कार्बन उत्सर्जन के आधार पर इसमें रेटिंग प्रणाली तय की गई है जिसकी समीक्षा प्रत्येक 3 वर्ष में की जाएगी। और चौथा कह रहा है कि राष्ट्रीय माध्यमिक इस्पात प्रौद्योगिकी संस्थान इसके लिए नोडल एजेंसी घोषित की गई है। तो ये भी सही है कि राष्ट्रीय माध्यमिक इस्पात प्रौद्योगिकी संस्थान इसके लिए नोडल एजेंसी घोषित की गई है। तो इसमें 3 कथन सही था। 63 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि गंगा नदी डॉल्फिन की पहली सैटेलाइट टैगिंग किस राज्य में किया गया? वो असम में किया गया। कहाँ किया गया? तो असम में किया गया। गंगा नदी डॉल्फिन की पहली सैटेलाइट टैगिंग। बिहार सरकार की मनरेगा के तहत पोषण वाटिका पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और विचार करने के बाद बताना है आपको सही कथन के बारे में। तो बिहार सरकार का मनरेगा के तहत पोषण वाटिका पहल। तो पोषण वाटिका पहल से देखते हैं। पहला, छात्रों के कुपोषण से बचने के उद्देश्य से बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में पोषण वाटिका स्थापित किया जाएगा। तो ये गलत है। एक्चुअली बिहार में मनरेगा के तहत प्रत्येक प्रखंड के एक स्कूल में पोषण वाटिका बनाने का निर्णय लिया गया है। कहाँ? तो प्रत्येक प्रखंड के एक स्कूल में पोषण वाटिका बनाने का निर्णय लिया गया है। और तो ये कथन गलत है। बाकी चयनित स्कूलों में हैंड पैम्प और 4 दीवारी जैसी बुनियादी सुविधाएं होना अनिवार्य है। तो जो स्कूल चयन किया जाएगा उसमें हैंड पैम्प लगा दिया जाएगा और 4 दीवारी। पोषण वाटिका में आंवला, नींबू, अमरूद, जामुन, आम आदि के साथ साथ सब्जियों के भी पौधे लगाए जाएंगे। पोषण वाटिका में आंवला, नींबू, अमरूद, जामुन, आम जैसे सब्जियां भी लगाए जाएंगे। 65 नंबर का हम लोग प्रश्न देखते हैं कि 65 नंबर में क्या कह रहा है। तो 65 नंबर में जो कह रहा है कि अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन माने अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का 85वां सत्र किस स्थान पर आयोजित हुआ है? पटना में। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का 85वां सत्र पटना में हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में 6 मई भाषाओं संसद में 6 नई भाषाओं ने अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की। इनमें बिहार की कौन सी भाषा को शामिल किया गया है? तो मैथिली को शामिल किया गया है। किसको? मैथिली को। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में 6 नई भाषाओं में से किसको बिहार की भाषा शामिल किया गया? मैथिली को। बिहार में के किस जिले में मिशन कर्मयोगी कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा? गया जी में। कहाँ किया जाएगा? गया जी। तो कह रहा है बिहार के किस जिले में मिशन कर्मयोगी कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा? तो गया जी। कह रहा महावीर मंदिर न्यास समिति पटना के संस्थापक समिति सचिव का हाल ही में निधन हो गया है। तो वो कौन थे? तो वो आचार्य किशोर कुणाल थे। तो वो कौन थे? आचार्य किशोर कुणाल थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और गलत कथन के बारे में बताइए। तो गलत कथन देखिए क्या है। गलत कथन, पहला, पटना में एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है। और ये जो पटना का लॉ कॉलेज घाट है ना, लॉ कॉलेज घाट, वो उसी पर 4400 वर्ग मीटर के क्षेत्र में बनाया जाएगा। 4400 वर्ग मीटर में। ठीक है। तो पटना में एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा। यह केंद्र गंगा डॉल्फिन के व्यवहार, जीवन शैली, आदतों और मृत्यु के कारणों पर शोध करेगा। तो बिल्कुल सही है कि इसका उद्देश्य क्या होगा? तो यह केंद्र गंगा डॉल्फिन के व्यवहार, जीवन शैली, आदतों और मृत्यु के कारणों पर शोध करेगा। गंगा डॉल्फिन आईसीएन के लाल सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त में है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। एक्चुअली रेड लिस्ट में संकटग्रस्त है।
गंभीर रूप से नहीं संकटग्रस्त है, बस संकटग्रस्त है। अब 70 का देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। 70 में कह रहा है कि मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का संबंध किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से है, तो वो है बिहार। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का संबंध किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से है, बिहार। अब एक तरफ प्राचीन दर्शन है तथा दूसरी तरफ उसके प्रवर्तक है और इसका मिलान करने कह रहा है, तो चलिए मिलान करिए। पूर्वी मीमांसा जैमिनी से मिलान होगा, पूर्वी मीमांसा जैमिनी से, और उत्तर मीमांसा बादरायन से, बादरायन से, उत्तर मीमांसा बादरायन। वैशेषिक कनाद, वैशेषिक कनाद, और इसी को उलूक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, उलूक। और न्याय गौतम, न्यायिक दर्शन का प्रतिपादक कौन है, तो गौतम। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए 72 का, कि गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाओं का संबंध है, तब वो है सूत्र पिटक के खुद्दक निकाय से। गौतम बुद्ध के पूर्व पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाओं का संबंध है सूत्र पिटक के खुद्दक निकाय से। अगला प्रश्न, कि कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है देख लेते हैं। शुंग राजवंश की राजधानी प्रयागराज था, प्रयागराज था, तो ये बिल्कुल गलत है। प्रयागराज नहीं बल्कि विदिशा था। कहाँ था, विदिशा था। शुंग राजवंश की राजधानी विदिशा था। बहरोत स्तूप का निर्माण शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के द्वारा करवाया गया था, तो ये बात बिल्कुल सही है कि बहरोत स्तूप का निर्माण शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के द्वारा करवाया गया था, तो ये पॉइंट भी क्या था, सही था। एक तरफ राजवंश है दूसरी तरफ संस्थापक है, तो एक तरफ राजवंश और दूसरी तरफ संस्थापक, तो देखते हैं क्या क्या इसका सही है। सातवाहन का क्या हो जाएगा, शिमुख हो जाएगा, सातवाहन शिमुख। कण्व वासुदेव हो जाएगा, कण्व से संबंधित वासुदेव। बाकाटक विंध्य शक्ति से संबंधित हो जाएगा, बाकाटक विंध्य शक्ति से। पल्लव सिंह भूषण से, पल्लव सिंह भूषण से, तो सातवाहन शिमुख से, कण्व वासुदेव से, कर्नाटक विंध्य शक्ति से, पल्लव सिंह विष्णु से। 75 का क्वेश्चन देखिए कि कथन है एक तरफ और दूसरी तरफ कारण, तो देखिए क्या हो जाएगा। यूनानियों के बाद भारत आने वाले दूसरे विदेशी लोग शक थे, तो बिल्कुल यूनानियों के बाद भारत आने वाले दूसरे विदेशी शक थे। शक लोग भारत मुख्य रूप से धन प्राप्ति के उद्देश्य से आए थे, नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। और ये जो आए थे धन प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि चारागाह की खोज में आए थे। किसकी खोज में, चारागाह की खोज में आए थे। 76 का क्वेश्चन देख लीजिए, करा कि सन 627 ईस्वी में डैश नामक व्यक्ति ने कश्मीर में हिंदू वंश की स्थापना की, जो कि कारकोट वंश था। कारकोट वंश एक हिंदू वंश की स्थापना है जो कि 627 ईस्वी में हुई। वो कौन किए थे, तो दुर्लभ वर्धन। कौन, दुर्लभ वर्धन। 77 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। नवरोज उत्सव प्रारंभ करने वाला सुल्तान कौन था, जी, तो वो था बलबन। नवरोज बलबन ने शुरू किया था। 78 नंबर का प्रश्न देखिए, मिलान करने का रहा, तो एक तरफ बरीद ए मुमालिक का मिलान हो जाएगा, गुप्तचर विभाग से संबंधित है। बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग। दीवान ए खैरात दान विभाग से संबंधित है, दीवान ए खैरात दान विभाग से। और दीवान अर्ज सैन्य विभाग से संबंधित है। और दीवान मुस्तखराज संबंधित है वित्त विभाग से, वित्त विभाग से। और दास विभाग संबंधित है दीवाने बंदगान से। अगर क्वेश्चन में दीवाने बंदगान रहेगा, दीवान ए बंदगान रहेगा, तो वो हो जाएगा दास विभाग से संबंधित। तो बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग, दीवान ए खैरात दान विभाग, दीवान अर्ज सैन्य विभाग और दीवान मुस्तखराज वित्त विभाग से संबंधित होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कह रहा है कि सम्राट अकबर के नवरत्नों में एक तानसेन का माने एक नवरत्नों में एक था तानसेन, उसका मूल नाम क्या था, तो रामतनु पांडे। क्या नाम था, रामतनु पांडे। 80 का प्रश्न का देख लेते हैं क्या कह रहा है। 80 में कह रहा है मुगल साहित्य और उसके तरफ लेखक है, इसको मिलान करने कह रहा है। तो शाहजहां नामा के लेखक थे इनायत खान,
शाहजहां नामा के लेखक इनायत खान और हुमायूं नामा के गुलबदन बेगम, हुमायूं नामा के गुलबदन बेगम और तबकात ए अकबरी के निजामुद्दीन अहमद, तबकात ए अकबरी के निजामुद्दीन अहमद और नुस्खा ए दिलकुशा को भीमसेन, कौन थे? भीमसेन, नुस्खा ए दिलकुशा का भीमसेन। फिर से याद कर लीजिए, शाहजहांनामा का इनायत खान, शाहजहांनामा इनायत खान, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, तबकात ए अकबरी निजामुद्दीन अहमद, तबकात ए अकबरी निजामुद्दीन अहमद और नुस्खा ए दिलकुशा भीमसेन। 81 नंबर देखिए कि निम्नलिखित मुगल शासकों पर विचार कीजिए और विचार करने के बाद बताइए सही कथन। तो देखिए अकबर का जो समय काल है, अकबर का, तो वो है 1556 से 1605 और औरंगजेब का आप लोग याद रखिएगा 1658 से 1707 और शाहजहां का शासन काल है 1628 से लेके 1658 और जहांगीर का 1605 से लेकर 1628। तो फिर से देख लीजिए, सबसे पहले अकबर 1556 से 1605, 1556 से 1605 अकबर और फिर 1605 से 1628 जहांगीर, माने 3 के बाद 2 जहांगीर और 2 के बाद 1605 से 1628 और 1628 से 1658 शाहजहां और शाहजहां के बाद आया था औरंगजेब 1658 से 1707। फिर देखिए मिलान करने का रहा कि फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी ये कब आया था, मतलब इसकी स्थापना। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में किया गया। कब किया गया? 1664 में। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1602 में किया गया और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1616 में किया गया और सॉरी ये 1731 में किया गया था। और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1616 में। तो स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में। 83 का देख लीजिए प्रश्न क्या कह रहा है। 83 में कह रहा है कि सिख संप्रदाय में खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। 84 बक्सर का प्रसिद्ध युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का कमांडर हेक्टर मुनरो था। बक्सर युद्ध 1764 में जो हुआ था तो उसके अंग्रेजी के सेना के कमांडर हेक्टर मुनरो थे। अब इसमें देखिए गवर्नर जनरल दिया गया है और उसको क्रम से सरियाने कह रहा है। तो देखिए लॉर्ड बिलेजली का शासन टाइम रहा था 1798 से 1805। कब तक? 1798 से 1805। फिर सर जॉर्ज बार्लो का टाइम रहा था 1805 से लेकर 1807 तक। 1805 से 1807 सर जॉर्ज बार्लो रहा था और लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813, 1807 से 1813 लॉर्ड मिंटो प्रथम। और ठीक इसी से संबंधित 100 साल बाद याद रखिएगा, मतलब 1910 के आसपास। देखिए इसमें 1810 है ना, तो 1910 के आसपास लॉर्ड मिंटो 2 आया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स आया था 1813 में और रहा था 23 तक, 1813 से 23 तक। इसको मिला लीजिएगा। 86 नंबर का देखिए, मेयो ने 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना की। कहाँ? अजमेर में। अजमेर में 1872 में लॉर्ड मेयो ने मेयो कॉलेज की स्थापना की। बताना है कि कौन सा कथन सही है। कह रहा बंगाल विभाजन 1905 के पश्चात एंड्रू फ्रेजर को बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया। तो ये बात बिल्कुल ही क्या है? गलत है। पूर्वी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं बनाया गया था, बल्कि पश्चिमी का बनाया गया था। पश्चिमी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कि आज का पश्चिमी बंगाल है, समझिए इसी को एंड्रू फ्रेजर को बनाया गया। और अगर कोई पूछे कि बताओ पूर्वी का किसको बनाया गया, तो पूर्वी का ये जो देख रहे हैं पूर्वी बंगाल का, तो पूर्वी बंगाल का जो बनाया गया था, जिसका ढाका में था उसका मतलब हेडक्वार्टर, तो उसको बनाया गया था बैमफील्ड फुलर को। बैमफील्ड फुलर को किनको? बैमफील्ड फुलर को बनाया गया था। समझ गए? फुलर को बनाया गया था।
और बाकी दूसरा पॉइंट सही कर रहा है कि वायसराय लॉर्ड कर्जन के काल में 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया गया। तो वायसराय लॉर्ड कर्जन के काल में 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है कि 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल सैन्य टुकड़ी से डैश से 1857 की शुरुआत हुई, तो वो हुई थी 20वीं नेटिव इन्फेंट्री से। किससे? 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा, 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा। अगला प्रश्न कह रहा चेरो विद्रोह जो कि पलामू झारखंड के नायक कौन था? तो वो था भूखन सिंह। कौन था? भूखन सिंह। चेरो विद्रोह जो कि पलामू झारखंड का नायक कौन था? तो भूखन सिंह था। अब कांग्रेस पर की गई टिप्पणियां के बारे में देखिए कि कांग्रेस पर कौन कौन लोग क्या क्या टिप्पणी किए थे। तो देखिए क्या क्या टिप्पणी हुआ था। कांग्रेस 3 दिन का तमाशा है, किसने बोला था? तो वो बोला था अश्विनी कुमार दत्त ने। कौन बोला था 3 दिन का तमाशा? तो अश्विनी कुमार दत्त ने, अश्विनी कुमार दत्त ने बोला था। याद कर लीजिए 3 दिन का तमाशा अश्विनी कुमार दत्त। कांग्रेस 6 रोग से मर रही है, अरविंद घोष ने बोला था। कांग्रेस 6 रोग से मर रही है, अरविंद घोष ने बोला था। कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं, भूखे राजनीतिज्ञ हैं, तो वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने बोला था। कौन बोले थे? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने बोले थे। ठीक है, चटर्जी ने बोले थे। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कांग्रेस लॉर्ड डॉफरिन के दिमाग की उपज है, बोले थे लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने बोले थे कि कांग्रेस डॉफरिन के दिमाग की उपज है। 91 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि क्या कह रहा है कि कथन है और कारण है। तो कथन और कारण में देखा जाए कि 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। तो ये बात बिल्कुल ही सही है। 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। इसका कारण ये रहा था, यानी दोनों सही है, ये भी और भी व्याख्या भी कर रहा सही, कि सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मूल रूप में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते थे। 92 नंबर का प्रश्न देखिए कि कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्षीय संबोधन के दौरान जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी, वे थे सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। कि कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्षीय संबोधन के दौरान जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी, वे थे सुभाष चंद्र बोस। क्रांतिकारी संगठन रूसता उसका संस्थापक है। तो देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सचिंद्रनाथ सन्याल थे। माने HRSA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, HRA के संस्थापक सचिंद्रनाथ सान्याल। मित्र मेला के बीडी सावरकर, मित्र मेला बीडी सावरकर। और इंडियन रिपब्लिक आर्मी सूर्य सेन, इंडियन रिपब्लिक आर्मी सूर्य सेन। और अभिनव भारत अरविंद, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मित्र मेला भी हो जाएगा बीडी सावरकर, और अभिनव भारत भी हो जाएगा बीडी सावरकर। तो मित्र मेला और अभिनव भारत दोनों ही बीडी सावरकर ही हो जाएगा। और इस सूर्य सेन को मास्टर दादी कहा जाता था। तो फिर से देख लीजिए HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सचिंद्रनाथ सन्याल। और मित्र मेला अभिनव भारत के दोनों का, मित्र मेला और अभिनव भारत बीडी सावरकर। इंडियन रिपब्लिक आर्मी सूर्य सेन, और सूर्य सेन को मास्टर दाद के भी नाम से जाना जाता था। 94 नंबर का देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 94 में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करने कह रहा है और फिर आंसर बताने कह रहा है। तो देखिए कौन सा कथन सही है ये बताइए। 94 का पहला पॉइंट, भूदान आंदोलन 1951 का पैगाम तेलंगाना प्रांत से हुआ था। तो ये बात बिल्कुल सही है कि विनोबा भावे ने स्टार्ट किया था 18 अप्रैल 1951 को। कब किया था? 18 अप्रैल 1951 को। दूसरा पॉइंट, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, अहमदाबाद
टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 में महात्मा गांधी ने की थी। तो ये भी बात सही है कि अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन 1918 की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। और ग्रामदान आंदोलन 1955 की शुरुआत बिहार प्रांत से हुई, जो कि सफल रहा। ये शुरुआत बिहार प्रांत से नहीं बल्कि उड़ीसा प्रांत से हुआ था। कहां से हुआ था 1955 में? उड़ीसा प्रांत से, जो कि सफल रहा। और रॉलेट एक्ट 1919 लाने का मुख्य प्रयोजन राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलना था। तो ये बात भी क्या है? सही है कि रॉलेट एक्ट 1919 में इसीलिए ही लाया गया था कि इसका मुख्य प्रयोजन था कि राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों का कुचलना था। हम लोग देखेंगे 95 नंबर। कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, ये बताइए। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा कथन सही है। पहला, साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन का संबंध ब्रिटेन की लेबर पार्टी से था। गलत, ये नहीं था। ये ब्रिटेन की लिबरल पार्टी से आते थे। लेबर नहीं बल्कि लिबरल माने उदारवादी दल पार्टी से आते थे। भारतीय राष्ट्र मतलब कौन आते थे? साइमन कमीशन के अध्यक्ष जॉन साइमन कहां से आते थे? तो लिबरल पार्टी से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1937 के बंबई में हुए अधिवेशन में साइमन कमीशन के विरोध करने का निर्णय लिया। तो ये बात भी गलत है। 1927 में जो बंबई में नहीं हुआ था बल्कि मद्रास में अधिवेशन हुआ था, जहां साइमन कमीशन के विरोध करने का निर्णय लिया गया था। 96 नंबर का देख लेते हैं आंसर क्वेश्चन। 1934 में स्थापित कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आचार्य नरेंद्र देव थे। कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा पूर्ण बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी 5 थी। कितना था? 5 था। और ये वो कौन से प्रांत थे? तो मद्रास था, बिहार था, मध्य प्रांत था, मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत और बरार संयुक्त प्रांत था। संयुक्त प्रांत, बरार, मध्य प्रांत के साथ ही बरार था और संयुक्त प्रांत था और उड़ीसा था। संयुक्त प्रांत और उड़ीसा था। 98 नंबर। 1946 ईस्वी में भारत के दौरे पर आए कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो 98 नंबर में कौन था? तो पैथिक लॉरेंस था। कौन था? पैथिक लॉरेंस। 1946 के अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? खाद्य एवं कृषि विभाग से। किसके थे? तो खाद्य एवं कृषि विभाग के। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था माउंटबेटन के मस्तिष्क का। 101 में बताना है कि कौन सा कथन सही है कि जे.एम. कीन्स ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे जिन्होंने सिद्धांत एवं व्यवहार में समष्टि अर्थशास्त्र में परिवर्तन किया। तो ये बात भी सही है कि जे.एम. कीन्स ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे जिन्होंने सिद्धांत एवं व्यवहार में समष्टि अर्थशास्त्र में परिवर्तन किया। तो सही है। उन्होंने द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट और मनी नामक पुस्तक वर्ष 1936 में लिखी। तो ये बात भी क्या है? सही है कि उन्होंने द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट और मनी नामक पुस्तक वर्ष 1936 में लिखी। उन्होंने महान मंदी के परिणामों की उस समय व्याख्या की जब वस्तुओं का विक्रय नहीं हो रहा था तथा मजदूर बेरोजगार हो गए थे। उन्होंने महान मंदी के परिणामों की उस समय व्याख्या की जब वस्तुओं का विक्रय नहीं हो रहा था तथा मजदूर बेरोजगार हो गए थे। ठीक है। 102 निम्न कथनों पर विचार करें और शब्द कथन का पहचान करें। तो पहला, भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित है। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित है। तो सही है। वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO का विलय करके सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO की स्थापना की। 103 नंबर कि सकल राष्ट्रीय उत्पादन यानी GNP तथा सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP के अंतर को अभिव्यक्त करता है। तो वो करता है विदेश
विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय। सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी और जीडीपी का जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाता है, तो विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय। यहाँ पे गलत कथन सुनिए, तो गलत कथन कह रहा है कि सर्वोदय योजना जो कि 1950 में आया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा, सही है। सर्वोदय योजना 1950 जयप्रकाश नारायण के द्वारा। गांधीवादी योजना महात्मा गांधी के द्वारा, जो कि गलत है। एक्चुअली 1944 ईस्वी में क्या हुआ था कि बंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा बॉम्बे प्लान लाया गया था, ठीक है, बॉम्बे प्लान, और उसी को मतलब अनुसार बनाने का निर्णय लिया गया था। अब बाकी सॉरी कौन गांधीवादी योजना जो था ये महात्मा गांधी ने नहीं बल्कि श्रीमन नारायण अग्रवाल ने, श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा, श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा गांधीवादी योजना लाया गया। तो बाकी जन योजना एम एन राय के द्वारा 1945 में, जन योजना एम एन राय के द्वारा 1945 में, बॉम्बे प्लान सर आदेशी दलाल के द्वारा, सर आदेशी दलाल के द्वारा। भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, तो वो किया गया था छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान एग्जिम बैंक यानी निर्यात आयात बैंक खोला गया था। कुछ नेट से वक्र किसके मध्य संबंध को दर्शाता है, तो वो दर्शाता है आर्थिक विकास और आय असमानता के मध्य। कुछ नेट्स वक्र किसके मध्य संबंध को दर्शाता है, आर्थिक विकास और आय असमानता के मध्य। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करने के बाद बताना है आप लोग को इसका सही कथन। तो देखिए सही कथन क्या है, सही कथन पूछ रहा है ना, हाँ कौन सा सही कथन नहीं है ये पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा नहीं है। पहला कह रहा है कि संघर्षात्मक बेरोजगारी कौन सा होता है, तो वो उस समय होती है जब कोई व्यक्ति एक रोजगार को छोड़कर दूसरे रोजगार की तलाश में होता है। इसी को संघर्षात्मक बेरोजगारी कहा जाता है, ठीक है। कब होता है कि जब उस समय को कहते हैं जब कोई व्यक्ति एक रोजगार को छोड़कर दूसरे रोजगार की तलाश में होता है, ठीक है। दूसरा चक्रीय, क्या कर रहा है कि चक्रीय संरचनात्मक बेरोजगारी के योग को बेरोजगारी का प्राकृतिक दर कहते हैं, नहीं ये गलत है। देखिए क्योंकि संरचनात्मक बेरोजगारी तो होगा और साथ साथ चक्रीय नहीं बल्कि संघर्षात्मक तथा संरचनात्मक बेरोजगारी के योग को बेरोजगारी का प्राकृतिक दर कहते हैं। इसमें चक्रीय वाला बेरोजगारी शामिल नहीं होगा। फिर से दोनों पॉइंट को समझ लीजिए कि संघर्षात्मक बेरोजगारी किस समय होती है, तो उस समय होती है जब कोई व्यक्ति एक रोजगार को छोड़कर दूसरे रोजगार की तलाश में होता है। और संघर्षात्मक और संरचनात्मक बेरोजगारी को जोड़िएगा तो बेरोजगारी का प्राकृतिक दर कहलाएगा। बेरोजगारी जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई न दे परछन बेरोजगारी कहलाती है। जो बेरोजगारी नहीं प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे उसे परछन बेरोजगारी। और संरचनात्मक बेरोजगारी उस समय होती है जब किसी व्यक्ति की योग्यता उसके कार्य की आवश्यकता के लिए पर्याप्त नहीं होती है। संरचनात्मक बेरोजगारी उस समय होती है जब किसी व्यक्ति की योग्यता उसके कार्य की आवश्यकता के लिए पर्याप्त नहीं होती है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार प्रचलन किसे निर्दिष्ट करता है, तो वो निर्दिष्ट करता है आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय। आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय भारतीय खुला बाजार प्रचलन का, ठीक है। 109 नंबर कि निम्नलिखित में से भारत में आयकर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो वो विचार क्या है जो कि सही कथन होगा, तो वो है कि इसमें केवल दो ही, कौन कौन सही है जो देख लीजिए। यह एक प्रगतिशील कर है तो ये बात सही है आयकर के संबंध में। यह एक प्रत्यक्ष कर है, ये भी सही है। तो आयकर क्या है, प्रत्यक्ष कर और प्रगतिशील कर है। यह राज्य सरकारों द्वारा एकत्रित किया जाता है, नहीं
यह राज्य सरकारों द्वारा एकत्रित नहीं किया जाता है, बल्कि भारत सरकार द्वारा आरोपित किया जाता है और संग्रहित भी भारत सरकार के द्वारा ही किया जाता है, जो कि अनुच्छेद 270 के तहत है। यह एक आनुपातिक कर है, जो कि गलत है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं 110। स्टैगफ्लेशन, जो कि निस्पंद अस्फीति की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती है? तो पाई जाती है शून्य आर्थिक समृद्धि, उच्च बेरोजगारी और वस्तुओं की कीमत में वृद्धि। स्टैगफ्लेशन यानी निस्पंद अस्फीति क्या है? तो शून्य आर्थिक समृद्धि, उच्च बेरोजगारी और वस्तुओं की कीमत में वृद्धि। बिहार के किस भाग में पूरा पाषाणकालीन औजार सर्वप्रथम प्राप्त हुए थे? तो दक्षिणी भाग में। बिहार के किस भाग में पूरा पाषाणकालीन औजार सर्वप्रथम प्राप्त हुए थे? दक्षिणी भाग में। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अर्थ क्या होता है? तो वो होता है राजसी भूमि से मतलब होता है। किस चीज, कौन सी भूमि? राजसी भूमि से मतलब होता है। ठीक है, बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने लाया था? इल्तुतमिश ने। किसने लाया था? इल्तुतमिश ने लाया था। बिहार को दिल्ली के अधीन किसने लाया? तो इल्तुतमिश ने। शेर शाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक किला बनवाया और इस शहर को पुनः राजधानी के रूप में विकसित किया। इसकी चर्चा कहाँ पे मिलती है? तो वो मिलती है तारीखे दाऊदी में। कहाँ मिलती है? तारीखे दाऊदी में मिलती है। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन किसके प्रयास से किया गया? श्री दीप नारायण सिंह के। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन किसके प्रयास से किया गया? तो श्री दीप नारायण सिंह के प्रयास से। 116 का देखिए आंसर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कर लीजिए, विचार करके सही कथन बताइए कि देखिए सही कथन कौन है। तो पहला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन पटना साहिब में आयोजित हुआ। नहीं, बांकीपुर में। बांकीपुर में हुआ था। बांकीपुर में हुआ था। बांकीपुर, आज जानते हैं बांकीपुर कौन है? जो आज पटना जंक्शन देख रहे हैं ना, वही बांकीपुर हुआ करता था। एक्चुअली इसे बांकीपुर स्टेशन के नाम से जाना जाता, बाद में चल के पटना जंक्शन हो गया। बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन हजारीबाग में आयोजित हुआ। ये भी सही है कि बिहार छात्र का 16वां अधिवेशन हजारीबाग में हुआ। 1921 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1921 ईस्वी में। अब बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक के बाबू महेश्वर प्रसाद थे। तो ये भी बात सही है। बिहार का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र दी बिहार हेराल्ड हुआ करता था। द बिहार हेराल्ड इस अंग्रेजी समाचार पत्र था। और गुरु प्रसाद सेन द बिहार हेराल्ड के संपादक थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। तो चलिए मिलान करते हैं। बलदेव सहाय का महाधिवक्ता पद से इस्तीफा कब दिए थे? तब वो दिए थे 1942 में। बलदेव सहाय महाधिवक्ता पद से इस्तीफा 1942 के आंदोलन में दिए थे। और कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ था 1912 में बांकीपुर पटना में। और कांग्रेस का 53वां हुआ था 1940 में फैजपुर में। कहाँ हुआ था? 1940 में फैजपुर, सॉरी फैजपुर नहीं हुआ था, ये देवघर में हुआ था शायद। देवघर में भी हुआ था, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन 1940 में हुआ था 53वां अधिवेशन। रामगढ़ में हुआ था, झारखंड में हुआ था, वही कहीं याद आ रहा है, रामगढ़ में हुआ था। और ये 53 नंबर का ये अधिवेशन था। और बिहार का विभाजन की घोषणा 1911 में हुआ। 12 दिसंबर 1911 को विभाजन की घोषणा दिल्ली दरबार में हुआ था जॉर्ज पंचम के समय काल में। मैंने जॉर्ज पंचम यहाँ आए थे तब। बिहार के राजगीर परगना के किस स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में खुद को राजा घोषित किया था? तब वो हैदर अली खान थे। कौन थे? हैदर अली खान। तो याद रखिए, बिहार के राजगीर परगना के किस स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में खुद को राजा घोषित किया? हैदर अली ने। नवंबर में बढ़िया ताल मुंगेर में जमींदारों द्वारा बटाईदारों को बेदखल करने के प्रयासों के खिलाफ किसने बड़ा आंदोलन चलाया था? तब वो चलाया था बिहार किसान सभा ने। किसने चलाया था? बिहार किसान सभा ने चलाया था। और इसके कौन थे? तो सहजानंद सरस्वती थे।
2011 की जनगणना के अनुसार शहरी साक्षरता दर के घटते क्रम में व्यवस्थित जिलों को सही अनुक्रम में सजाएं, तो वो होगा कैमूर, पटना, मुंगेर। 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी साक्षरता दर को घटते क्रम में कैमूर, पटना, मुंगेर, कैमूर, पटना, मुंगेर। क्या कह रहा है? 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी साक्षरता दर, कौन सा? शहरी साक्षरता दर वाले तीन जिले कैमूर, पटना, मुंगेर, और उच्चतम ग्रामीण साक्षरता वाले शीर्ष 3 जिले। ये हो गया उच्चतर शहरी साक्षरता दर, शहरी। अब उच्चतर ग्रामीण साक्षरता वाले 3 जिले, तो रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर। रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, ये किस लिए होगा? तो ये होगा ग्रामीण साक्षरता दर, ग्रामीण साक्षरता दर, ग्रामीण साक्षरता दर, ठीक है ना, घटते क्रम में कौन हो जाएगा? तो रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर। और एक ठो और याद रखिए कि कम शहरी साक्षरता दर वाले शीर्ष 3 जिले, शिवहर में सबसे कम, शेखपुरा उसके बाद मधुबनी। बस 121 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि मिलान करने कह रहा है, तो पायराइट किधर मिल जाएगा? तो रोहतास में। पायराइट कहाँ मिलेगा? तो रोहतास में। और गैलेना कहाँ मिल जाएगा? बांका में। गैलेना बांका में। एस्बेस्टस मुंगेर में। सोना जमुई में। 122 नंबर। बिहार में प्रवेश करने के बाद सोन नदी अंततः गंगा नदी में विलीन होने से पहले कितने जिलों को पार करती है? 5 जिलों को पार करती है। कितने जिलों को? 5 जिलों को पार करती है। कौन से वो जिले हैं जो याद रख लीजिएगा? औरंगाबाद, अरवल, भोजपुर होते हुए पटना जिले में आती है। रोहतास जिले में, तो याद रखिए रोहतास 5 जिला कौन कौन है? तो रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, भोजपुर और एक पटना। भोजपुर और पटना, यही 5 जिला है सोन बिहार में। बिहार में स्थानीय स्वशासन के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए, और विचार करके बताना है आपको कि कितने कथन गलत हैं। तो देखिए कौन से कथन गलत हैं। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था, जिसमें कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद का प्रावधान है। तो ये बात सही है कि जो बिहार पंचायती राज अधिनियम है 2006, उसमें त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था की बात किया गया है, जिसमें पहले नंबर पर ग्राम पंचायत, फिर उसके ऊपर पंचायत समिति और फिर जिला परिषद होता है। और दूसरा पॉइंट कह रहा है कि पंचायत राज के अंतर्गत ग्राम सभा दूसरी सबसे बड़ी सभा है। तो नहीं, बिल्कुल नहीं। ग्राम सभा जो है सबसे बड़ी सभा होती है। ग्राम सभा दूसरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी सभा खुद होती है, पहला। तो ये गलत, ये सही। 7,000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। तो ये बात सही है कि 7,000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। और मुखिया एवं उप मुखिया अपना त्याग पत्र जिला पंचायती राज अधिकारी को लिख सकते हैं। तो बिल्कुल सही है कि मुखिया और उप मुखिया अपना त्याग पत्र जिला पंचायती राज अधिकारी को लिख सकते हैं। और ग्राम सभा की बैठक मुखिया द्वारा आयोजित की जाती है। ग्राम सभा का जो कोरम होता है वो कुल सदस्यों का 1/20 होता है। ठीक है। 124 नंबर का प्रश्न देखते हैं। बिहार बजट 2025-26 राजकोषीय घाटा का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? 2.98। बिहार बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? 2.98%। गलत कथन बताइए कि कौन से गलत कथन हैं। तो आइए पहला देखिए, किसके संदर्भ में लेकिन गलत कथन पूछ रहा है, ऐसी पूछ रहा है, स्टेटमेंट दिया 3 गो। तो देखते हैं कौन से गलत कथन है। पहला कह रहा है कि 2023-24 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्यों पर 15% बढ़ने का अनुमान है। तो क्या ये बात सही है? तो नहीं, ये बात बिल्कुल ही सही नहीं, क्योंकि सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान कीमतों पर क्रमशः 14.5% और स्थिर कीमतों पर 9.2% बढ़ने की उम्मीद अनुमान है। तो किस पे? वर्तमान कीमत पे 14.5%, जो पहला कहा है वो गलत है, 14.5%। और अगर पूछे स्थिर कीमत पे तो बताइएगा 9.2%। ठीक है। बाकी वर्तमान मूल्यों पर बिहार में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद 12.8% बढ़ने का अनुमान है। तो ये बात सही है कि वर्तमान मूल्यों पर बिहार में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद 12.8% बढ़ने का अनुमान है।
और स्थिर 2011-12 मूल्यों, तो ये पॉइंट सही है। तो 2011-12 मूल्यों पर बिहार में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2023-24 के लिए 36,333 रुपया होने का अनुमान है। 36,333 रुपया होने का अनुमान है। 126 में देख लीजिए, सरियाने कह रहा है हिमालय चोटियों को पूरब से पश्चिम की तरफ। तो देखिए सबसे पूरब में हो जाएगा कंचनजंगा, सबसे पूरब में कंचनजंगा, और उसके बाद आ जाएगा मकालू, पूरब से अगर चलें तो मकालू आ जाएगा, और उसके बाद आ जाएगा एवरेस्ट, एवरेस्ट, और एवरेस्ट के बाद इधर कैलाश आ जाएगा, कैलाश पर्वतमाला। तो कैलाश, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, ये सरिया दिया गया। 127 नंबर का देखिए प्रश्न, कौन सा कथन गलत है ये पूछ रहा है। कह रहा पश्चिम घाट में पूर्वी घाटों से ऊंचा है, तो ये इसमें कोई डाउट ही नहीं है। कह रहा तापी नदी सतपुरा और विंध्य पर्वतमाला के बीच एक दरार घाटी से होकर बहती है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। नर्मदा नदी सतपुरा और विंध्य पर्वतमाला के बीच एक नदी घाटी से होकर बहती है, तापी नदी नहीं। ठीक है, तो कौन सी, तापी की जगह पे अगर नर्मदा होता तो ये सही हो जाता। तो याद रख लीजिए, पहला कि पश्चिमी घाट पूर्वी घाटों से ऊंचा है, और जो नर्मदा नदी है वो सतपुरा और विंध्य पर्वतमाला के बीच एक दरार घाटी से होकर बहती है। 128 नंबर का प्रश्न देखते हैं। कह रहा है 128 नंबर में कि दक्षिण पश्चिमी मानसून के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो बताना है कौन सा सही नहीं है। तो कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी शाखा मुख्यतः जून जुलाई के दौरान तमिलनाडु में वर्षा करती है। नहीं, तमिलनाडु में वर्षा जून जुलाई में नहीं बल्कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होता है। बाकी सही है दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में कि इसकी दो शाखा, अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी का शाखा होता है। तो दोनों ये बात सही है। और दूसरा कह रहा है कि अरब सागर शाखा पश्चिमी घाट और कोंकण तट पर वर्षा करती है। ये बात भी सही है कि अरब सागर शाखा जो है पश्चिमी घाट और कोंकण तट पर वर्षा करती है। और ये वाला भी पॉइंट सही कह रहा है कि कोरियोलिस प्रभाव के कारण मानसूनी हवाएं विक्षेपित हो जाती है। कोरियोलिस प्रभाव के कारण मानसूनी हवाएं विक्षेपित हो जाती है। 129 में देख लीजिए क्या कह रहा है, कौन सा कथन सही है ये पता करने कह रहा है। तो चिनाब सिंधु का सबसे बड़ा सहायक नदी है, तो ये बात भी सही है कि चिनाब जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा से मिलती है, इसके बाद ही इसका नाम गंगा होता है। सही है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बनाया गया है, तो ये बात भी सही है। चंबल नदी पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। 130 नंबर का देखिए, फिर गलत कथन पूछने कह रहा है, तो कौन सा गलत कथन होगा। तो खादर पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। नहीं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं, और नई को क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। नई को खादर जलोढ़ मिट्टी, अब नई जलोढ़ मिट्टी को खादर और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर, तो दोनों ही गलत था। इसमें बताना है सही विकल्प को बताइए कि कौन से इसमें सही आंसर हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे कि पेट्रोलियम भंडार गुजरात, असम और मुंबई हाई में स्थित है। बिल्कुल, पेट्रोलियम भंडार कहाँ कहाँ मिलेगा, गुजरात में, असम में और मुंबई हाई में। सीबू जिलों में नोआ मंडी और गुआ तांबे के अयस्क की खदानें हैं, तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, तांबा का नहीं है, बल्कि किस चीज का खदान है, तो लोहे का है। लौह अयस्क यहाँ पाया जाएगा। सीबू जिला में जो नोआ मंडी और गुआ है वो लोहा के अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और लास्ट कह रहा है कि मैग्नीज भंडार मुख्य रूप से धारवाड़ प्रणाली से जुड़ा है। तो हाँ, मैग्नीज जो है धारवाड़ प्रणाली से जुड़ा है, और ये इसीलिए ये आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 यानी सी ऑप्शन। 132 में देख लीजिए क्या कह रहा है, किस वैज्ञानिक ने उच्च उपज वाली गेहूं की किस्मों को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है जिन्हें भारत का हरित क्रांति का योगदान कहा जाता है। तो ये तो बहुत ही नॉर्मल बोरलोग किस वैज्ञानिक को उच्च उपज वाली गेहूं की किस्मों को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है जिन्होंने भारत की हरित क्रांति में योगदान दिया, नॉर्मन बोरलॉग। शीतोष्ण चक्रवात के बारे में बताइए, किस प्रकार की वातावरण से संबंधित होते हैं। तो वो दोनों से, गर्म से भी और ठंडा से भी। शीतोष्ण, शीत का मतलब ही हो गया ठंडा और उष्ण का मतलब हो गया गर्म, तो दोनों से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 134 नंबर का, 134 नंबर को देखिए क्या कह रहा है कि सही कथन को चुनिए। देखिए, भार कम करने वाले कच्चे माल का उपयोग करने वाले उद्योग कच्चे माल वाले क्षेत्रों के पास स्थित है। तो सही है कि भार कम करने वाले कच्चे माल का उपयोग करने वाले उद्योग कच्चे माल वाले क्षेत्रों के पास स्थित है।
दूसरा 1854 में पहली कपास मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, तो ये भी बात सही है कि 1854 में पहली कपास मिल मुंबई में स्थापित की गई थी। और राउरकेला इस्पात संयंत्र 1959 में जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था, तो ये भी बात सही है कि जो राउरकेला है वो 1959 में जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको और याद करवाता हूँ छत्तीसगढ़ के बारे में। राउरकेला कहाँ है, तो ये है उड़ीसा में। ठीक है, और अगर छत्तीसगढ़ में एक भिलाई इस्पात होता है वो रूस के सहयोग से हुआ था। भिलाई वाला छत्तीसगढ़ का भिलाई रूस के सहयोग से। और वेस्ट बंगाल का दुर्गापुर यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से। 135 में देखते हैं मिलान करने कह रहा है, तो कोरोलियस बल पृथ्वी का घूर्णन से होता है, संबंधित है। कोरोलियस बल पृथ्वी के घूर्णन से। और ऋतुओं जानते हैं, ऋतुओं में क्या होता है, तो पृथ्वी की परिक्रमा और झुकाव से। ऋतुएं पृथ्वी के परिक्रमा और झुकाव से। और विषुव जो होता है वो सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है। विषुव में सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है। समुद्र तल फैलाव की अवधारणा किसने प्रस्तावित की है, तो वो किया है। अच्छा, एक चीज और तो आपको हम बताते हैं, एक हल्का सा, अच्छा छोड़िए, जाने दीजिए, फिर कभी बता देंगे। समुद्र तल फैलाव का अवधारणा हैरी हेस ने बताया था। किसने, हैरी हेस ने बताया था। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन सी जेट स्ट्रीम भारत की पश्चिमी विक्षोभ से निकटता से जुड़ी हुई है, तो उसने कटिबंधीय पश्चिमी जेट। निम्नलिखित में से कौन सी जेट स्ट्रीम भारत में पश्चिमी विक्षोभ से निकटता से जुड़ी है, तो उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट। अगुलहास महासागर में पाई जाती है, तो अगुलहास धारा किस महासागर में पाई जाती है, तो हिंद महासागर में पाई जाती है। अगुलहास धारा किस महासागर में पाई जाती है, तो वो है हिंद महासागर में। निम्नलिखित में से किस देश की तट रेखा विश्व में सबसे बड़ी है, तो कनाडा है। निम्नलिखित में से किस देश की तट रेखा विश्व में सबसे बड़ी है, तो वो कनाडा है। निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू अफ्रीका को एशिया से अलग करता है, तो वो है बाब अल मंदेर जलडमरू। क्या है, बाब अल मंदेर जलडमरू। भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया था, तब वो किया गया था 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। 142 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं, ये बताइए। पहला, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। बिल्कुल सही। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। हैदराबाद रियासत का कोई प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुआ था, तो ये बात भी सही है कि हैदराबाद का कोई भी प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुआ था। मिलान करने कह रहा है, तो मिलान करिए। कह रहा है एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। मजबूत केंद्र के साथ संघ ये लिया गया है कनाडा से। कहाँ से लिया गया, कनाडा से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया जापान से। और मौलिक कर्तव्य लिया गया यूएसएसआर से। अब भारतीय संविधान में निर्वाचन संबंधी उपकरण उपबंध किस भाग में दिया गया है, तब वो दिया गया है भाग 15 में। कहाँ दिया गया, भाग 15 में दिया गया है। देखिए 145 नंबर कह रहा है दोहरी दोष सिद्धि के संरक्षण का मूल अधिकार किस श्रेणी का मूल अधिकार है, तब वो है स्वतंत्रता का अधिकार। किसका है, स्वतंत्रता का अधिकार। दोहरी दोष सिद्धि के संरक्षण का मूल अधिकार किस श्रेणी का मूल अधिकार है, तो स्वतंत्रता का अधिकार। 146 नंबर का प्रश्न देखते हैं। कह रहा है, यहाँ तो है, हाँ है, तो कह रहा है 46 नंबर का प्रश्न कि संविधान के अनुच्छेद 323 ए के प्रावधानों के अनुपालन में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का गठन वर्ष कब किया गया था, तो 1985 में किया गया। संविधान के अनुच्छेद 323 ए के प्रावधानों के अनुपालन में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का गठन वर्ष 1985 में किया गया। अब इस पे विचार करने कह रहा है निम्नलिखित का, और कौन सा कथन सही है ये पूछ रहा है। तो चलिए कौन सा कथन सही है ये बताइए। पहला, संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल उपबंध किया गया। बिल्कुल सही। 360 में ही वित्तीय
आपातकाल किया गया है, जो अब तक एक बार भी नहीं लगाया गया है। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल एक बार उद्घोषित किए जाने पर एक वर्ष तक प्रभावित रहता है, तो ये बात गलत है। अगला, आर्थिक रूप से यानी ईडब्ल्यूएस के लिए सरकारी नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो 103वां संविधान संशोधन अधिनियम, ईडब्ल्यूएस को 103वां संविधान। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो प्रधानमंत्री होते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वो होते हैं प्रधानमंत्री। किसी ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है? ग्राम पंचायत के प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक। ग्राम पंचायत के प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक का। तो इस तरीके से दोस्तों 150 क्वेश्चन समाप्त हो गया। सेट 7 भी कंप्लीट हो चुका है। अब जल्दी टोटल 8 सेट और बच गए हैं, वो भी मैं आप लोग को करवा दूंगा। लेता हूँ आप लोग से विद्या, मिलते हैं आप लोग को सेट 8 में, ठीक है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं।